नमस्कार, अभिवादन करते हैं आपका। यह वीडियो नंबर 19 है। इससे पहले 18 वीडियो हिस्ट्री सीरीज के इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है और भी तमाम विषयों के भी वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं जिन्हें बाकायदा प्लेलिस्ट बना करके अपलोड किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन से या पिन कमेंट से लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। चोल, चालुक्य और पल्लव, इनसे संबंधित जितने प्रश्न हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ PDF या स्क्रीनशॉट हम भेजेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। तो देखो, ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा, अभी पहले ही बता दे रहा हूँ, तो पेन कॉपी पानी ले करके कमर कस के बैठिएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश संस्थापक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, तुलुआ वंश के जो संस्थापक थे वो कृष्णदेवराय नहीं थे, ठीक है। यह तो हो गया गलत। अब बाकी जो 3 सही है उसको अभी याद कर लेते हैं लगे हाथ। जो सलुआ है, ठीक है, सलुआ वंश का संस्थापक नरसिम्हा सलुआ है और संगम हरिहर प्रथम ने संगम वंश की नींव रखी और अराविडु को तिरुमाला ने स्थापित किया, ठीक है। अब यह 3 तो सही था, जो गलत था उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि जो तुलु वंश है उसके संस्थापक वीर नरसिंह थे, ठीक है। और बाकी जो हमने देखा वह सही था। यहाँ नोट्स में कहा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, हम्पी जिसको कहते हैं, तथा पेनुगोंडा थी। यह याद रखिएगा। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सप्तम चक्रवर्ती कहा गया है। तो सप्तम चक्रवर्ती ऑप्शन नंबर डी, कर्ण कलचुरी को, कर्ण कलचुरी को, कर्णदेव कलचुरी वंश का प्रतापी शासक था। तो यहाँ जो नाम है ये कर्ण नाम है और कलचुरी इनका वंश है। उसने चालुक्य नरेश भीम के साथ मिलकर मालवा के परमार वंश के शासक भोज को परास्त किया। कलिंग विजय के उपरांत कर्णदेव ने त्रिकालिगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इन्हें सप्तम चक्रवर्ती भी कहा जाता है। वातापी के चालुक्यों के किस शासक ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तो इनमें से किसने किया था ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ऐहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में कहा जा रहा है कि इसका नर्मदा नदी के समीप हर्षवर्धन से युद्ध हुआ। सैकड़ों राजाओं को जीतने के बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। उसने देश विदेश के शासकों से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। ईरानी राजदूत को पुलकेशिन के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त था तथा ईरान का शासन खुसरो द्वितीय, उसका जो ईरान का शासक था खुसरो द्वितीय, उसका परम मित्र था। पुलकेशिन द्वितीय का मित्र था खुसरो द्वितीय। अब यहाँ मिलान के प्रश्न हैं। एक में राजवंश दिया हुआ है, दूसरे में राजधानी दी हुई है। तो इसमें मिलान के बारे में कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं इसमें पल्लव का संबंध था कांची से, ठीक है, और कदम्ब का संबंध था बनवासी से, और पांड्य का संबंध था मदुरा से, और काकातिया का संबंध वारंगल से। तो इस हिसाब से 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी सही है। ACF RFO में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ बताया गया है कि पल्लव का संबंध कांची से है, कदम्ब का वनवासी से, पांड्य का मदुरा से, काकतीय का वारंगल से, चालुक्य का बादामी से, हर्ष का कन्नौज से। फिर से मिलान वाले ही प्रश्न आ गए और सेम वही प्रश्न है जो ऊपर दिया हुआ था, ठीक है, कि चालुक्य का संबंध किससे है। तो चालुक्य का संबंध बादामी से है और पल्लव का संबंध कांचीपुरम से है। हर्ष का संबंध
कन्नौज से है और पांड्य का संबंध मदुरई से है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा आंसर, जो भी आंसर ये सही है। यहाँ फिर से मिलान वाले प्रश्न हैं। अब इसमें निर्माता और स्मारक के नाम दिए गए हैं। तो ये कौन किसने मिलाया? तो यहाँ पर कह रहा है कि लोक महादेवी। तो लोक महादेवी को पडकल का विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, लोक महादेवी ने पडकल का विरूपाक्ष मंदिर बनवाया था। नरसिंह वर्मन ने द्रौपदी रथ का निर्माण करवाया। और राज जो हैं इन्होंने तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर बनवाया था। और राज सिंह पल्लव इन्होंने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया। महत्वपूर्ण है, 2 बार पूछा गया है प्रीवियस में, और यहाँ सेम चीज़ें बताया भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस चोल शासक के शासनकाल के में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया? तो ऑप्शन नंबर बी, राज के समय प्रथम व्यापारिक मंडल चीन भेजा गया। चोल शासक राज के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। चीन में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने वाले चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग प्रथम। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों से जो 1077 ईस्वी के स्रोत हैं उसमें कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक शिष्टमंडल चीन भेजा। इस मंडल को चीन में तमिलों के लिए अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। यहाँ प्रश्न में फिर वही पूछ रहा है कि 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो अभी हमने देख लिया कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी भेजे गए थे चाइना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चोल शासकों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर वर्ष और शासक के नाम दिए गए हैं। राज इनका वर्ष था 985 से 1014 ईस्वी। और राजधिराज 1044 से 1052। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 और विक्रम चोल 1120 से 1133। तो इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही दिया गया है, 1 2 4 3। ठीक है, अब आप इसे याद कर लीजिएगा, एकदम पेन और कॉपी में लिख लीजिएगा, पेन और कॉपी लेकर के। कथन और कारण के प्रश्न हैं। कथन में कह रहा है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। और कारण कह रहा है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो यहाँ दोनों सही, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। व्याख्या में कह रहा है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं। इसमें क्रमशः 4 भाषाओं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का प्रयोग हुआ है। राजराज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली। चोल युगीन अभिलेख मंदिरों के दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। यही कारण है कि चोलकालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। मंदिर के अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजाओं से अधिक जानकारी मिलती है। चोलकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो चोलकालीन जो सोने का सिक्का था कासू कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो चोलकालीन सिक्का था वह कासू कहलाता था। यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। चोल शासकों ने मुख्यतः सोने एवं चांदी के सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर व्याघ्र, मछली और धनुष के चिन्ह अंकित होते थे। इस काल में मुख्यतः कलंजू, पोन काशू, कांड़ी नामक सिक्के प्रचलित थे। चोलकालीन मानक स्वर्ण सिक्का कासू कहलाता था। वराह दक्षिण में सबसे अधिक प्रचलित सिक्का था। स्वर्ण सिक्के को कन्नड़ में पोन और तमिल में कलंजू कहा जाता था। चोल काल में वेट्टी सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार होता था।
जबकि वरी एक प्रकार का कर था। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है, तो मत्स्य है, धनुष है, चीता या व्याघ्र है, लेकिन हाथी चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है। चोल काल में वर किसके लिए सामान्य शब्द था? तो टैक्स के लिए था, कर के लिए था वर शब्द। चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? तो वेट्टी सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, इसे क्या कहते थे? इसे वेट्टी कहते थे। निम्नलिखित शासकों में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, विजयालय। ठीक है, विजयालय ने 9वीं शताब्दी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि संगम काल में चोलों की स्थिति महत्वपूर्ण थी। करिकाल तत्कालीन चोलों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। तत्पश्चात चोलों की स्थिति कमज़ोर हो गई। चोलों ने पल्लव शासकों के सामंत के रूप में उरैयूर तथा कावेरी नदी के आसपास शासन किया। चोल शासक विजयालय ने 850 से 871 पांड्य के अधीनस्थ मुत्तरै परो से तंजौर को अपहृत कर लिया, यानी अपहरण करना या छीन लेना ऐसा शब्द है। तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि विजयालय ने उरैयूर के स्थान पर तंजौर नगर को अपनी राजधानी बनाई। उसने वहाँ निशुंभ देवी का एक मंदिर भी बनवाया। आदित्य प्रथम ने, जो कि विजयालय का पुत्र था, पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर पल्लव राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजाधिराज ने 1044 से 1052 तक शासन किया। वीर राजेंद्र का शासन 1064 से 1070 तक था। इसने तुंगभद्रा नदी तट पर विजय स्तंभ स्थापित करवाया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेगी का चालुक्य राजकुमार था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कुलोत्तुंग प्रथम। व्याख्या में बताया जा रहा है कि कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी चालुक्य नरेश राज नरेंद्र का पुत्र था, किंतु उसने चोल रक्त का मिश्रण था। उसमें चोल रक्त का मिश्रण था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। चोल शासक अधिराजेंद्र को अपदस्थ कर 1070 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश की गद्दी पर बैठा। वह अपने समय का शक्तिशाली शासक हुआ। इसने व्यक्तिगत हितों को प्रजाहित के बाद रखा। चोल परंपराओं में उसे सुंगमत विर्त करों को हटाने वाला कहा गया। इसने 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा। कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन वितर्त विरुद्ध से सम्मानित था? यह शब्द याद कीजिएगा, सुंगन वितर्त विरुद्ध से सम्मानित था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कुलोत्तुंग प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह व्याख्या में बताया जा रहा है। त्रिचनापल्ली के तिरुभरंगकुलम से नटराज की कांस्य मूर्ति मिली है, जो इस समय दिल्ली संग्रहालय में है। चूँकि चोल वंश के अधिकांश शासक शैव थे, यानी शिव को मानने वाले थे, अतः इस काल में शैव मूर्तियों का खूब निर्माण हुआ। एक प्रसिद्ध चोलकालीन शिव प्रतिमा नटराज के रूप में मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क सिटी में भी रखी गई है। शिव का तांडव नृत्य सर्वप्रसिद्ध है। शिव की तांडव नृत्य अवस्था में निर्मित प्रतिमाएं ही नटराज प्रतिमाएं कहलाती हैं।
प्रश्न पूछ रहा है कि चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर अदा करते थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। सुनार, जो सुनार थे, सोने का काम करते थे, वह टट्टोली कर अदा करते थे। यहाँ व्याख्या में यही बताया गया है कि चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर सुनार अदा करते थे। सुनार स्वर्ण उद्योग में लगे थे। वे सोने, मूंगे, जवाहरात आदि की सहायता से नाना प्रकार के आभूषण तथा शंखाकार चूड़ियाँ बनाते थे। आभूषणों की उच्च कुल की स्त्रियों में बड़ी मांग थी। उच्च कुल की महिलाएं इन्हें धारण कर अपने घरों की खिड़कियों पर खड़ी होकर सड़क पर होने वाले उत्सव का आनंद लेती थी। चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का अभिप्राय नाडु के लिए खर्च के लिए एक कर था। तो नाट्य विनियोगम भी एक प्रकार का क्या था? टैक्स था। यहाँ फिर से पूछा गया है कि नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था चोल राज्य में। तो यह एक टैक्स था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नाडु के लिए, नाडु के खर्च के लिए एक कर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग तक चोल का राज्य फैला हुआ था। अब यहाँ शब्द आया है कोरोमंडल तट। तो भारत का जो दक्षिण पूर्वी एरिया था समुद्र से सटा हुआ, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। अगर हम यहाँ पर एक मैप ड्रॉ करें दक्षिण भारत का ऐसे, तो जो यह वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायनकृत वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एवं टालमी का उल्लेख आदि है। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक विस्तृत था। इनकी पहली राजधानी उत्तरी मनलूर थी। कालांतर में उरैयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानियां बनी। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता का संस्थापक विजयालय था। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। चोल शासक अपने उत्तराधिकार की घोषणा अपने शासनकाल में ही कर देते थे। चोल अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दक्षिण भारत का प्रमुख तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट के बीच में, चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। नाम क्या था? तक्कोलम का युद्ध। चोल साम्राज्य को अंततः मलिक काफूर ने समाप्त कर दिया। और मलिक काफूर कौन था? आपने अगर वो मूवी देखी होगी जिसमें पद्मावत मूवी अगर आपने देखा होगा, तो उसमें मलिक काफूर का जिक्र है। उसमें मलिक काफूर जो होता है वह अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम होता है और बेसिकली यह थर्ड जेंडर से रहता है और यह अलाउद्दीन के कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और इसी मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य का अंत किया था। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर ने ही समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, केवल इसने ही नहीं समाप्त किया होगा, कई सारे कालक्रम में धीरे धीरे घटनाएं रही होंगी, लेकिन अंततः समाप्त किया था मलिक काफूर ने, या मलिक काफूर नाम है इसका। प्रश्न कह रहा है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यह थे चोल लोग। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तेट्टी वरीयम, यह चोल शासकों के शासनकाल में वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। उसका नाम था तेट्टी वारियम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसकी व्याख्या भी दी गई होगी यहाँ पर। हाँ, यहाँ बताया गया है कि चोल प्रशासन में
वारियम अर्थात समिति के सदस्य वारिय पेरु मक्कल कहलाते थे। इसमें कुल 30 सदस्य होते थे, जिसमें से 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्य को वार्षिक समिति संवत्सवर्यम के लिए 12 सदस्य उद्यान समिति तेट्टिवर्यम तथा 6 सदस्य येरीवर्यम के लिए निर्वाचन होते थे। प्रश्न पूछ रहा है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि राजराज प्रथम, जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था, ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मायुंद्री चोल मंडलम नाम दिया। राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलोन्नुरुवा को अपनी राजधानी बनाई। नाम देख लीजिएगा, पोलोन्नुरुवा, तथा इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। इसके अतिरिक्त अपने जीवन के अंतिम चरण में मालदीव पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, मालदीव जिसकी राजधानी माले है। भारत के साथ ही समय थोड़ा सा खटास चल रहा है, जिसकी वजह से पीएम मोदी जी अभी लक्षद्वीप को प्रमोट करने लगे थे और मालदीव पर लोग हनीमून बनाने के लिए जाते थे। अभी बहुत कम लोग जा रहे हैं इंडिया से। ठीक है, तो उस मालदीव पर भी अधिकार कर लिया था राजराज प्रथम ने। इन विजयों के परिणाम स्वरूप उसके साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक सारा दक्षिणी प्रदेश मालदीव तक सम्मिलित था। राजराज शैव था, यानी भगवान शिव का उपासक था। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है। तो कैलाशनाथ मंदिर जो है यह चोलों से संबंधित नहीं है, यह पल्लव नरेश यानी पल्लव से संबंधित है और इसे पल्लव नरेश राज सिंह ने बनवाया था। अब यहाँ बाकी के जो 3 मंदिर हैं यह चोलों से संबंधित हैं। बृहदेश्वर, कोरंगनाथ और ऐरावतेश्वर, यह तीनों मंदिर चोल से संबंधित हैं। अब यहाँ बताया गया है कि इस मंदिर को किसने बनवाया। तो बृहदेश्वर मंदिर, इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण राजराज चोल ने करवाया। कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण परांतक प्रथम ने करवाया था, यह चोल शासक था। और ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने करवाया, जो कि चोल शासक था। लेकिन कैलाशनाथ मंदिर जो है इसे पल्लव शासक राज सिंह ने निर्मित करवाया था। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि इसमें सभी मंदिर चोल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। केवल कैलाशनाथ मंदिर पल्लव नरेश राज सिंह द्वारा बनवाया गया है, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि थी। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोलों से है। तो ऑप्शन नंबर डी, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इनका संबंध चोलों से है। ठीक है, बाकी किसी मंदिर का संबंध चोलों से नहीं है। यहाँ खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह चंदेल वंश से संबंधित है और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ठीक है, और भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है यह सोम वंश से संबंधित है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तो राजराज प्रथम ने। सेम ही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण को पूरा किया, कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, मारविजयोतुंग वर्मन थे। ठीक है, जिन्होंने नागपट्टनम में उनके पिता द्वारा आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण को पूरा किया था। तो यहाँ कह रहा है व्याख्या में कि राजराज प्रथम ने शैलेंद्र नरेश
श्री मार विजयोत्तुंग वर्मन द्वारा निर्मित चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार के निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए उसने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर अनेक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कराया था। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि राजराज प्रथम के समय नागपत्तनम में चूड़ामणि विहार बनवाने वाले महाराज मार विजयोत्तुंग वर्मन कहाँ के राजा थे? तो श्री विजय के राजा थे। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। व्याख्या ऊपर बता दिया गया है। प्रश्न कह रहा है चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ नहीं कह रहा है तो हमने घेराबंदी कर दिया इसे। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ कि ये मतदान द्वारा चुने जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, मतदान द्वारा नहीं चुने जाते थे, तो गलत ही पूछ रहा है, तो ये सही है। बाकी तीनों सही है, तो तीनों को देख लेते हैं। वे चिट्ठी निकाल कर चुने जाते थे, बिल्कुल सही, बी सही है। सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था। चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। ठीक है, तो इस हिसाब से मतदान द्वारा नहीं, पर्ची के द्वारा चुने जाते थे। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी चोल सम्राट परांतक के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। यह जरूर याद कर लीजिएगा आप। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है, उर सभा या महासभा और नगरम। इसमें उर सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी। उर के कार्यकारिणी समिति को आलुंगड़म कहते थे। वारियम या समितियों के सदस्यों का एक निश्चित योग्यताधारी होना आवश्यक था। इसमें जो पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि व्यक्ति की उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि 1.5 एकड़ भूमि हो, और तीसरा अपनी भूमि पर बने मकान में रहता है, यानी किराए के मकान में नहीं रहना चाहिए, और चौथा कह रहा है वैदिक मंत्रों का जानकार हो। और समिति के सदस्यों को चुनने हेतु प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। हर वार्ड से एक व्यक्ति का चुनाव लॉटरी विधि से होता था, यानी पर्ची निकाल करके होता था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो ऑप्शन नंबर सी चोल में ही उत्तम ग्राम प्रशासन था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? तो कुलोत्तुंग सेकंड ने रामानुज को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। अब यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि कुलोत्तुंग द्वितीय कट्टर शैव था, यानी शिव को मानने वाला था। अपनी धार्मिक भावनाओं की पुष्टि के लिए उसने चिदम्बरम के सुप्रसिद्ध नटराज मंदिर के संवर्धन में प्रभूत धन संपत्ति दान किया था, यानी बहुत अधिक धन संपत्ति दान किया था नटराज मंदिर के संवर्धन के लिए। उसने नटराज मंदिर के प्रांगण में स्थापित गोविंद राज विष्णु की भव्य प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया था। उसके धार्मिक दबाव स्वरूप रामानुजाचार्य को तिरुपति छोड़ना पड़ा। अब यहाँ पर एक चीज़ बताया गया कि आयोग ने उसका उत्तर कुलोत्तुंग प्रथम को माना था। ठीक है, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह कुलोत्तुंग द्वितीय था जिसने समुद्र में भगवान विष्णु के मंदिर को फेंकवाया, रामानुज को अपने राज्य से बाहर किया। यह कुलोत्तुंग द्वितीय था। अच्छा, यहाँ समझ लेते हैं कि रामानुजाचार्य कौन थे। जो रामानुजाचार्य थे ना, यह वैष्णव मत के उपासक थे। ठीक है, यानी भगवान विष्णु की पूजा करते थे। इन्होंने एक वेदांत में विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। आप याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रतिपादक भी थे ये। तो ये कुलोत्तुंग द्वितीय जो था वो कट्टर शैव था, इसलिए इनको अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपाधि
त्याग समुद्र था। तो ऑप्शन नंबर डी, विक्रम चोल की उपाधि थी त्याग समुद्र। चोल शासक विक्रम चोल 1120 से 1133 ईस्वी इसका शासनकाल है, ने अकलंक और समुद्र त्याग समुद्र की उपाधियां धारण की। कहीं कहीं समुद्र त्याग भी लिखा रहता है। ठीक है। यह कुलोत्तुंग प्रथम का पुत्र था। इसने वेगी के चोल अधिकार की पुनः स्थापना की। विक्रम चोल ने राज्य में नियमित प्रशासनिक दौरे आरंभ किए। चोल शासक अधिराजेंद्र की हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी। तो यह एक नई जानकारी है कि किसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने की थी, तो अधिराजेंद्र की। अब यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन चोल राजा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, कोकिल विक्रमादित्य, यह चोल राजा नहीं है। बाकी 3 चोल राजा हैं, और जैसे ही नहीं आएगा आपको करना है इसकी घेराबंदी। करिकाल, यह चोल राजा हैं। आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम, यह चोल राजा थे। कोकिल विक्रमादित्य कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य राजा था। करिकाल संगमकालीन चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसका समय 190 ईस्वी है। इसके समय में पुहार पत्तन का निर्माण हुआ था। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी के मध्य था। यह विजयालय का पुत्र था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर शैव मंदिर का निर्माण कराया। परांतक प्रथम 907 से 955 ईस्वी के मध्य था। इसने पांड्य एवं सिंघल नरेश की सम्मिलित सेना को पराजित किया। प्रश्न पूछ रहा है कि चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके भोजनालय और स्नानागार का प्रबंधन देखते थे। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा जा रहा है कि सेम चीज़ें बता दिया गया कि स्त्री और पुरुष समान रूप से देखते थे स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है, चोल राजा कुलोत्तुंग ने शैलेंद्र चूड़ामणि विहार को प्रदत्त ग्राम कर मुक्त कर दिया। ठीक है, यानी टैक्स फ्री किया। और कारण कह रहा है कि कुलोत्तुंग कडारम को नष्ट करने का दावा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि टैक्स फ्री तो किया था, लेकिन आर गलत है, नष्ट करने का कोई दावा नहीं करता है। व्याख्या में कहा जा रहा है कि चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के काल में श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशीय शासक विजयोत्तुंग वर्मन ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया जो चूड़ामणि विहार के नाम से जाना गया। राजराज प्रथम ने विहार के रख रखाव हेतु एक गांव भी दान दिया था, जिसे कुलोत्तुंग प्रथम ने कर मुक्त कर दिया। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1090 ईस्वी में जावा की राजधानी कडारम में अपना एक दूत मंडल भेजा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम जो है यह ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है कि महेंद्र वर्मन, फिर नरसिंह वर्मन, फिर नंदीवर्मन, नहीं फिर परमेश्वर वर्मन, फिर नंदीवर्मन। ऐसा ही है क्या? नहीं, पहले हाँ परमेश्वर वर्मन और फिर नंदीवर्मन। यहाँ सबसे पहले कालक्रम में महेंद्र वर्मन थे 600 से 630 ईस्वी, फिर नरसिंह वर्मन है 630 से 668 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन 670 से 700 ईस्वी और नंदीवर्मन 731 से 800 ईस्वी। देखिए यह प्रश्न मिलान में भी पूछ लेगा और कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए भी पूछ लेगा, तो ऐसे प्रश्नों को हमें कॉपी पे लिख लेना चाहिए। ठीक है, आप प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा और इसी से प्रश्न मिल जाएगा और आराम से आप बना पाएंगे इसे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया।
तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अप्पर ने। अब यहाँ नयनार संत अप्पर, जिनका दूसरा नाम तिरुनाबुलकरसु, यहाँ देखिएगा तिरुनाबुलकरसु भी मिलता है। अप्पर पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। बताया जाता है कि यह पहले जैन भिक्षु था, बाद में शिव की कृपा से उसका एक असाध्य रोग ठीक हो गया, फलतः वह जैन धर्म त्याग कर निष्ठावान शैव बन गया। उसके प्रभाव से पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने जैन धर्म का परित्याग करके शैव धर्म ग्रहण कर लिया। महेंद्र वर्मन ने ही मत्त विलास प्रहसन नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है। अब नयनार संत शैव की पूजा करते थे और एक थे अलवार, और यह वैष्णव भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है। मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रहसन का लेखक था। प्रश्न पूछ रहा है, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो पल्लव राजवंश की जो सभा थी उसे दंडिन जी अलंकृत करते थे। लालित्यपूर्ण साहित्य सर्जना करने वाले महाकवि दंडिन पल्लव को संरक्षित कवि थे, जिनका प्रमुख काव्य 10 कुमार चरित था। दंडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय की एक उपाधि राज सिंह थी। ठीक है, यह याद रखिएगा। यहाँ कह रहा है कि राज सिंह किसकी उपाधि थी? तो फिर से पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड की उपाधि राज सिंह थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए सही है, वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। यहाँ बताया जा रहा है कि उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए। चालुक्यों ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और दक्षिण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, जो कर्नाटक और बीजापुर जिले में स्थित है। कर्नाटक के बीजापुर जिले में वातापी स्थित है। इसे आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक जय सिंह था। पुलकेशिन द्वितीय प्रथम प्रतापी शासक हुआ। रवि कीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन सेकंड ने गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा एवं गुर्जरों पर विजय प्राप्त की। यानी पुलकेशिन द्वितीय महान शासक रहा होगा। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वेनसांग ने। हर्षवर्धन के काल में यह भारत आया था। इसने विवरण दिया है कि चीन और भारत के संबंध के विषय में। चालुक्यों का शासन दक्षिण भारत व मध्य भारत में 6वीं से 12वीं सदी के मध्य रहा। इनके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था तथा पुलकेशिन द्वितीय के न्यायालय का भी भ्रमण किया। वह चीन के तांग वंश के समय भारत आया था तथा भारत व चीन के संबंधों का वर्णन किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। दक्षिण भारत के बादामी के चालुक्यों ने महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम की रानी चंदन कब्बे बनवासी की गवर्नर रही। इसी तरह विक्रमादित्य सिक्स्थ की कई रानियों ने भी प्रशासन में भाग लिया। श्री वल्लभ उपाधि चालुक्यों की विशिष्टता थी। श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? चालुक्यों की। ऑप्शन नंबर डी सही है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख हुआ है। के डी भाई कालिदास जी।
नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ देखिए व्याख्या में कह रहा है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से हुआ, ऐहोल अभिलेख में हुआ है। इसमें ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रवि कीर्ति ने इस प्रशस्ति की रचना के उपरांत स्वयं की तुलना कालिदास तथा भाष्य की है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख व ह्वेनसांग के विवरण से मिलता है। यहाँ प्रश्न में फिर पूछा जा रहा है कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है 634। क्योंकि यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि प्रश्न में चालुक्य अभिलेख की तिथि 556 शक संवत दिया गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को उसके 135वें वर्ष में शकों ने पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने संवत चलाया, जिसे शक संवत कहा जाता है। इस प्रकार शक संवत की प्रारंभिक तिथि 78 ईस्वी निकलती है। कुछ विद्वान इसका प्रवर्तक किसी शक शासक को मानने के पक्ष में है, किंतु अधिकांशतः यह स्वीकार करते हैं कि प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क ही इसका प्रवर्तक है। इस हिसाब से जब चालुक्य अभिलेख के तिथि की जानकारी ईस्वी में करेंगे तो 556 में 78 जोड़ देंगे तो 634 मिल जाएगा, तो उत्तर 634 है। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो ऑप्शन नंबर सी लोहे के यंत्र उपकरण के लिए लोहे का उद्योग यहाँ स्थापित था वारंगल में। व्याख्या में कह रहा है कि वारंगल दक्षिण भारत का एक प्रमुख नगर था। यहाँ लोहे और उसके उपकरण बनते थे। यहाँ लोहे की प्रमुख खानें थीं। यहाँ के जंगलों में हाथी भारी संख्या में रहते थे। उनका उपयोग सेना में गज सेना के रूप में होता था। प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन शैव धर्म के समयाचार्य थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है 2, 3 और 4, यानी मणिकवाचकर, संबदर और सुंदरर, यह क्या थे? शैव धर्म समयाचार्य थे। नाम देख लीजिएगा, बहुत कठिन नाम होता है इन लोगों का। माणिकवाचकर और संबंदर और सुंदरर, नाम बहुत टफ है, देख लीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि दक्षिण भारत में नयनार आंदोलन शैव धर्म से संबंधित था। इस काल के प्रमुख नयनार संत अप्पर, संबंदर, सुंदरर, सुंदरमूर्ति, मणिकवाचर, तिरमूलार थे। सुंदरर ने सत मार्गता, अप्पर ने दास मार्ग का प्रतिपादन किया। यह जरूर याद कर लीजिएगा कि सुंदरर ने सत मार्गता का और अप्पर ने दास मार्ग का प्रतिपादन किया। प्रश्न कह रहा है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो यहाँ पर शायद यहाँ पर उत्तर पता नहीं था। उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि पांड्य का मुख्य स्थान ताम्रपड़ी के किनारे कोरकै नगर था। कोरकै आज के तिरुनेलवेली जिले में पड़ता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वैगई नदी है, ना कि वेगी नदी। ठीक है, यहाँ पर वेंगी दिया हुआ है, इसका अगर वैगई होता यहाँ पर तो यह सही हो जाता। वेंगी नदी चालुक्यों से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। अब गुप्त काल से संबंधित यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पहला कह रहा है विष्णु पुराण को मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। दूसरा कह रहा है मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन सी सही है, यानी दोनों सही है। विष्णु पुराण को मौर्य इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है और मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। व्याख्या में कह रहा है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं, विभिन्न राजाओं की वंशावली तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत पुराण भी है।
इसकी रचना लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। इसमें 18 पुराण शामिल हैं। सर्वप्रथम पार्जिटर नामक विद्वान ने इसकी महत्ता को स्थापित किया। प्रमुख पुराण विष्णु पुराण मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। यह आंध्रो यानी सातवाहन वंश के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। वायु पुराण गुप्त वंश की जानकारी इससे प्राप्त होती है। निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम से प्रसन्नता का अनुभव करता था? तो ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। वह लिच्छवी राजकुमारी श्री कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है, यानी स्वर्ण काल माना जा सकता है। वी स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज कवियों का शासक भी कहा गया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। प्रश्न में पूछ रहा है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त ने बोध गया में भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी। बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दी। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल नरेश मेघवर्ण था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया। प्रश्न पूछ रहा है कि गुप्त स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा निधान मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बयाना में। गुप्त साम्राज्य में विभिन्न भागों से सिक्कों के 16 ढेर मिले थे। इस काल के स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा निधान बयाना यानी राजस्थान में है, यह बयाना से मिला था। निम्न गुप्त शासकों में से कौन सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, इन्होंने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त राजवंश का प्रथम राजा श्रीगुप्त हुआ, जिसके नाम पर गुप्त राजवंश का नामकरण हुआ। उसका लड़का घटोत्कच हुआ, जिसका पुत्र एक प्रतापी राजा था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर लिच्छवियों की सहायता से शक्ति बढ़ाई, यानी लिच्छवियों की सहायता मिल गई होगी जब शादी कर लिया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र यानी पटना को बिहार की राजधानी है इस समय। अब यहाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ प्रश्न पूरा दिया गया नहीं है, तो यहाँ सीधा व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या में मिलान जो है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश एक तरफ दिया हुआ है और दूसरा उनके राज्य के बारे में बताया गया है। तो नरेश जो धनंजय थे, इनका राज्य था कुलस्थपुर। नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का और विष्णुगोपा कांची से संबंधित हैं। फिर से यहाँ पर मिलान वाला प्रश्न दिया गया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी और समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। यहाँ पर बताया गया है कि राजा और उनकी पत्नी का नाम। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त सेकंड की कुबेर नागा या ध्रुव देवी भी इन्हीं को कहा जाता है, और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी या देवकी। यहाँ पर फिर से कह रहा है कि सूची का मिलान कीजिए। यहाँ कह रहा है गुप्त युग के जो मंदिर हैं और मध्य प्रदेश में उनकी अवस्थिति, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लेंगे। तिगवा का विष्णु मंदिर यह जबलपुर में है, और एरण का जो विष्णु मंदिर है यह सागर में है,
और नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है यह पन्ना में है, और भूमरा का शिव मंदिर सतना में है। यहाँ सीधा सीधा बताया गया है। तिगवा मंदिर जो विष्णु मंदिर है जबलपुर, सागर में एरण, नचना कुठार मंदिर जिला पन्ना में, और भूमरा शिव मंदिर सतना में है। यहाँ फिर से सुमेलित करना है आपको। तो देवपुत्र, देवपुत्र यहाँ सही से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर दिख नहीं रहा तो सीधा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि देवपुत्र राजकीय उपाधि, गौलमिक राज कर्मचारी, कुल्यवाप भूमि माप की इकाई थी कुल्यवाप, और आहार प्रशासनिक इकाई। यह याद कर लीजिएगा, 2008 में आया हुआ प्रश्न है ऑप्शनल हिस्ट्री में। यहाँ कह रहा है कि निम्न साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। तो सभी यहाँ पर जितनी भी है, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, यह सब गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। यहाँ बताया जा रहा है कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। इस समय साहित्य की विविध विधाओं की सर्जना की गई है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, वात्स्यायन ने कामसूत्र का सृजन किया यानी कामसूत्र लिखा, कालिदास ने महाकाव्य एवं नाटकों की रचना की जिसमें ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश कालिदास के काव्य कृतियाँ हैं, तथा मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की नाट्य कृतियाँ हैं। एक अन्य नाटककार विशाख दत्त जिनके नाटक ऐतिहासिक जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हैं वे हैं मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। इस प्रकार ये चारों पुस्तकें गुप्त काल की हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, बिल्कुल सही। और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, यह भी सही है, 30 से 33 ग्रेन हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। यहाँ सेम चीज़ें व्याख्या में बताया गया है। अब यहाँ कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती गुप्ता का संबंध उदयगिरी गुहा अभिलेख से नहीं है, बाकी सब सही है। उदयगिरी गुहा लेख गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम का अभिलेख है, ठीक है। यह मुख्यतः जैन अभिलेख है जिसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण है, जबकि प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, ठीक है। बाकी 3 सही है। कुमार गुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, पातिक या पतिक तक्षशिला अभिलेख, और समुद्रगुप्त ऐरण अभिलेख। महत्वपूर्ण है यह सारे अभिलेख, याद कर लीजिएगा। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त वंश का जो शासनकाल है, ठीक है, इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन काल में गुप्त वंश का शासनकाल 319 से 550 ईस्वी, इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस समय कला, साहित्य, धर्म एवं इन सब में भारत ने अभूतपूर्व उन्नति की थी। गुप्त काल में ही हूणों का भारत पर आक्रमण हुआ जिससे यह साम्राज्य विचलित हो गया। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल की मानी जाती है, ठीक है। यहाँ व्याख्या में ऊपर और कुछ दिया होगा तो देख लेंगे। नहीं, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बुद्ध काल से। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो जो गुप्त काल था यही हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और उसने ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत 319 ईस्वी चलाने का श्रेय भी गुप्त को जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था।
तो वह था मेघवर्मन। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका नरेश मेघवर्मन था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। गुप्त नरेशों की आज्ञा से उसने बोध गया के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जिसे सिंघली बौद्ध भिक्षु भी कहीं कहीं बताया जाएगा, एक भव्य विहार बनवाया। ठीक है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि। अब यहाँ कहा जा रहा है कि क्योंकि उत्तर स्पष्ट नहीं है इसका, लेकिन हम व्याख्या देख लेते हैं। हरिखेण रचित या हरिसेण भी पढ़ेंगे इसे। हरिसेण रचित प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि प्रयुक्त हुई है। यह प्रशस्ति वर्तमान समय में प्रयागराज में स्थित है। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। विवाद के कारण आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे स्मिथ महोदय द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है। हरिसेण इसका राजदरबारी कवि था। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत उसी का अभिलेख है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। यह ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। यह संस्कृत की चंपू शैली का सुंदर उदाहरण है। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में उसने उत्तरी भारत के राजाओं का विनाश कर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो कांची का राजा विष्णुगोपा था। यहाँ बताया गया है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगोप था। प्रयागराज प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत में पराजित किए गए राजाओं की सूची दी गई है। यहाँ जिसे उसने पराजित किया, कौशल नरेश राजा महेंद्र को, महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को, कोराल के राजा मंटराज को, पिष्टपुर के राजा महेंद्रगिरी, कोट्टूर का राजा स्वामीदत्त, एरंडपल का राजा दमन, कांची का राजा विष्णुगोप, कुश अवमुक्त का राजा नीलराज पल्लव वंश, वेंगी का राजा हस्तिवर्मन, पालक का राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र का राजा कुबेर, कुशलस्थपुर का राजा धनंजय। निम्न में से किस गुप्त शासक को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को पहली बार अभिलेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख एक प्रशस्ति है जो उसके दरबारी हरिसेण द्वारा रचित है। यह समुद्रगुप्त के विजय अभियान को दर्शाता है। इस पर जहांगीर का भी लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का लेख मिलता है। शक विजेता किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड को शक विजेता माना जाता है। पश्चिमी तट पर निवास करने वाली शक जाति के विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा भारतीय अनुश्रुतियों में उसे शकारी यानी शकों का शत्रु के रूप में स्मरण किया जाता है। बाणभट्ट ने भी चंद्रगुप्त सेकंड को शक विजय का उल्लेख किया है। अनुमान लगाया जाता है कि शकों के विरुद्ध उसका अभियान 388 से 401 ईस्वी के बीच हुआ होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज और देवश्री कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया था। निम्न में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त
सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। नेक्स्ट प्रश्न है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत उपाधि धारण किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंध था? तो इसका नाम है छपड़क। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन नाम छपड़क ही है। आज आइए देख लेते हैं व्याख्या को। व्याख्या में कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एक विद्या अनुरागी सम्राट था। उसके दरबार में विभिन्न विषयों में पारंगत 9 रत्न होने की बात कही जाती है। अब इसमें 9 रत्न कौन थे? कालिदास 9 रत्नों में सबसे प्रमुख, बेताल भट्ट जादूगर, भटकर पर कूटनीतिज्ञ, शंकु वास्तुकार, धन्वंतरी चिकित्सक, अमर सिंह कोशकार और यहाँ छपड़क फलित ज्योतिष और वररुचि यह व्याकरण तथा प्राकृत प्रकाश के लेखक, वाराह मिहिर खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिष। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त शासक ने गुजरात में शकों को पराजित किया। इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा 399 ईस्वी में की थी। प्रभावती गुप्ता की माँ कुबेर नागा थी। फाहियान भारत कब आया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 399 एडी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तंतुवाय नाम था। व्याख्या में देख लेते हैं। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी। मंदसौर पश्चिमी मालवा में सिवना नदी के किनारे स्थित है। इसी स्थान को आज दसेर भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम दसपुर था। यह स्थान पहले सिंधिया रियासत में पड़ता था। इस प्रशस्ति के प्रथम 3 श्लोकों में सूर्य की स्तुति की गई है तथा उसके बाद केंद्रीय गुजरात के रमणीक वर्णन से यह प्रारंभ होता है। इसमें तंतुवाय श्रेणी का विस्तार से उल्लेख मिलता है। ये लोग अपने पैतृक व्यवसाय के अतिरिक्त विविध कलाओं में प्रवीण थे। इन दस्तकारों ने अपने शिल्प से अर्जित धन समूह से विलक्षण भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कर दिया या करा दिया। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, स्कंद गुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की। कुमार गुप्त प्रथम के मृत्यु के बाद स्कंद गुप्त शासक बना। उसके शासन की बागडोर संभालते ही हूणों ने आक्रमण किया, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित करने में सफलता प्राप्त की। हूणों पर स्कंद गुप्त की इस सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख व भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो स्कंद गुप्त, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि प्रारंभिक गुप्त सम्राटों के सिक्के कुषाण सम्राटों के सिक्कों के अनुरूप हैं, जिनका वजन 118-123 ग्रेन होता है, जिसमें 107 ग्रेन सोना होता था। किंतु स्कंद गुप्त के राज्यकाल में सोने के सिक्के का वजन 144 से 140 ग्रेन हो गया, किंतु सोने की मात्रा केवल 70 ग्रेन रह गई। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। स्कंदगुप्त उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला अंतिम महान गुप्त सम्राट था। उसके शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पर्णदत्त था। वह स्कंदगुप्त के पदाधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था और उसकी नियुक्ति स्कंदगुप्त ने की थी। पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित सौराष्ट्र प्रांत के
गिरनार नगर का नगरपति था, जिसने सुदर्शन झील के क्षतिग्रस्त बांध का पुनर्निर्माण कराया था। जूनागढ़ प्रशस्ति में उसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुराण में पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण में पांचों पुराणों के लक्षण का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है। पुराण के 5 लक्षण जो हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, यह पुराण के 5 लक्षण हैं। प्रश्न कह रहा है कि फाहियान के यात्रा विवरण का नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी है, फो क्यों की। फाहियान चीन के सेंसी प्रांत की राजधानी चांगगान का रहने वाला था। उसने बौद्ध धर्म ग्रंथों के अध्ययनार्थ यानी अध्ययन के लिए एवं बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के उद्देश्य से भारत की यात्रा की। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। हालांकि उसने गुप्त राजाओं से संबंधित कोई विवरण नहीं दिया है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर निरूपण किया है। फाहियान के यात्रा वृत्तांत को फो क्यों की है, ठीक है, इसका नाम क्या है? फो क्यों की। CU की ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है, यह याद रख लीजिएगा। ह्वेनसांग के एक सहयोगी ली ने ह्वेनसांग की जीवनी नामक एक ग्रंथ की रचना की है। इनका नाम क्या है? ली। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कराचार्य हैं। आर्यभट्ट गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है, जिन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मगुप्त 528 ईस्वी में भीनमाल में जन्मे प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ व ज्योतिषी, जिसने प्रसिद्ध ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भास्कराचार्य 1114 ईस्वी में जन्मे महान गणितज्ञ व बीज गणित के ज्ञाता, जिन्होंने 1150 ईस्वी में सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। उनकी अन्य रचना लीलावती है। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? तो ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। इसके अलावा भारत के शेक्सपियर कालिदास की 6 और महान रचनाएं निम्नवत हैं: रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय, ठीक है, इसे विक्रमोर्वशीयम कहते हैं, तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें प्रथम महाकाव्य है, इसमें 2 महाकाव्य है और 2 खंड है यानी गीत काव्य है, और 3 नाटक ग्रंथ हैं। इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था। व्याख्या में कहा रहा है कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसकी माता का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसका एक नाम चंद्र प्रकाश भी था, जिसका उल्लेख वामन के काव्यालंकार सूत्र में मिलता है। समुद्रगुप्त को खुश होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान बताया गया है। इसने लगभग भारत के सभी शासकों को हराया था। प्रयाग प्रशस्ति साम्राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम व दक्षिण भारत के राज्य सम्मिलित थे, जबकि कश्मीर समुद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल नहीं था। गुप्त काल में प्रांत को अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था, जबकि प्रांतपति को उपरिक महाराज कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो उपरिक महाराज कहते थे इन्हें। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी था? तो ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवाधिकरण। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी को ध्रुवाधिकरण कहा जाता था।
राजा भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1/6 हिस्सा कात्यायन के अनुसार भूमि कर के रूप में प्राप्त करता था। न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटान करता था। महाक्ष पटलिक लेखा प्रभारी था। करणिक भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक था। गुप्त काल में उद्रंग और उपरिकर नामक टैक्स जो था उसका उल्लेख मिलता है, जो किसान चुकाते थे। गुप्त काल में भाग और बलि राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। भाग और बलि क्या थे? राजस्व के प्रमुख स्रोत। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन उद्रंग कर चुकाते थे? तो उद्रंग कर किसान चुकाते थे। ध्रुवाधिकरणिक का क्या अभिप्राय है? तो ध्रुवाधिकरणिक का अभिप्राय है धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर बंगाल में पुण्यवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुण्यवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुण्य देश के अंतर्गत आती थी। इन ताम्रपट्ट लेखों से ज्ञात होता है कि लगभग समग्र उत्तरी बंगाल या पुण्य देश पुण्यवर्धन भुक्ति में सम्मिलित था और यह 443 से 543 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंग था। यहाँ के शासक उपरिक महाराज की उपाधि धारण करते थे और इन्हें गुप्त नरेश नियुक्त करते थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दिनार कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में बड़ी संख्या में सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। इसके साथ ही इस युग के सिक्के कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से भी बेजोड़ थे। गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्रा को दिनार तथा चांदी की मुद्रा को रूपक कहते थे। यह याद रखिएगा, सोने की मुद्रा दिनार, चांदी की मुद्रा रूपक। गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द लैटिन से निकला था। गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि बयाना से प्राप्त निधि है। यहाँ फिर प्रश्न में पूछ रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। रूपक कहलाते थे। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बयाना निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का आशय है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भूमि की माप। ठीक है। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। नल, नाडु जिसे नाडु कहते थे, कुल्यावाप, द्रोण एवं पातक। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में भूमि माप की इकाई थी। नल जिसे नाडु भी कहा जाता था, भूमि के माप के लिए प्रयुक्त होने वाले धातु की छड़ या उसी लंबाई की रस्सी को कहा जाता था। नल की लंबाई स्थानीय परंपराओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती थी। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में इसे राजा की वृत्ति कहा गया है। नारद के अनुसार राजा प्रजा रक्षक के बदले में उपज का षष्ठांश यानी 1/6वां भाग राजस्व के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी होता है। गुप्त काल में राजस्व का 6ठा भाग ही लिया जाता था। भूमि कर नगद अथवा अन्य दोनों में दिया जा सकता था। राजस्व का प्रमुख स्रोत चुंगी थी जो नगर में आने वाली वस्तुओं के ऊपर लगाई जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान को कहते हैं। यहाँ से चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी सही है। याज्ञवल्क्य ने विधवा संपत्ति की उदार व्याख्या की है। स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकारों के विषय में याज्ञवल्क्य की स्मृति में निरूपित मान्यताएं महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बताया है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार होगा और उसके बाद उसकी कन्याओं का। यह मंतव्य मनु, आप स्तंभ आदि के विधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। बृहस्पति और नारद ने भी कहा है कि कन्या भी पुत्र के समान संतान होती है, अतः पुत्र के अभाव में उसकी संपत्ति पर कन्या का अधिकार होना चाहिए। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने किया है, जबकि कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने पर विधवा को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करता है और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, याज्ञवल्क्य। फिर प्रश्न कह रहा है दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, नारद ने। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हुए उनके मुक्ति का उपाय भी बताया है। स्मृतिकारों में सर्वप्रथम नारद ने ही उल्लेख किया। प्रश्न कर रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एरण से। ठीक है, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय संदर्भ है जो प्राप्त हुआ है एरण से। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्तकालीन एरण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1874 से 75 में की थी। इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर है शक और गुप्त संवत के बीच। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में किया गया। गुप्त संवत, जिसे गुप्त प्रकाल भी कहा जाता है, की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में की थी। दोनों के मध्य अंतर निकाले जाएंगे तो 319 में से 78 घटा दीजिए तो 241 वर्ष होगा, इसलिए विकल्प बी सही है। देखिए, गुप्तोत्तर काल को नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। चलिए, वीडियो बड़ा है, अभी थोड़ी देर में आपको इकोनॉमिक्स का भी इतना ही बड़ा वीडियो मिलेगा, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। बहुत ही जल्द यह PY की सीरीज समाप्त हो जाएगी। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।